हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 147। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 147 है। इस पे बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इन द एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल स्टेट के सीएचओ के लिए, ऑल स्टेट के एएनएम, ऑल स्टेट के जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं, जेएनएम, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, ये जितने भी एम्स के, पीजीआई के एग्जाम्स होते हैं, एम्स नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। एमपीसीएचओ, यूपीसीएचओ, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऑल स्टेट के जितने भी एनएचएम एग्जाम्स होते हैं, महाराष्ट्र, केरला, आसाम, तेलंगाना, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। पंजाब, चंडीगढ़, BFUHS, MPSW, हरियाणा स्टाफ नर्स, राजस्थान स्टाफ नर्स और MPNHM, UPNHM, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ें और अपने आंसर बताएं। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आए तो जरूर बेहिचक आप अपने आंसर बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर बताएं। ओके, लास्ट बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ें और अपने आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है, रक्त की कितनी यूनिट देने के पश्चात जीवाणु वृद्धि रोकने के उद्देश्य से पाइप बदल देना चाहिए। आफ्टर गिविंग हाउ मच यूनिट ऑफ द ब्लड शुड द पाइप बी रिप्लेस्ड फॉर द पर्पज ऑफ द स्टॉपिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्या? ऑप्शन ए, 2 यूनिट। 2 यूनिट यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन पे। जो ब्लड दिया जाता है कितने यूनिट देने के पश्चात या ट्रांसफ्यूगेशन किया जाता है कितने यूनिट देने के बाद उसमें पाइप जो होता है वो बदल दिया जाता है ताकि उसमें जीवाणु वृद्धि न कर ले। तो 2 यूनिट देने के बाद ऐसा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। पीठ पर मालिश करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक कौन सी होती है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द मसाजिंग ऑन द बैक? क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? ऑप्शन सी। जो भी हिंदी मीडियम से हैं उसे इंग्लिश में याद रखेंगे, एफ ल्योरेज पढ़ा जाता है इसे। क्या? एफ ल्योरेज। तो ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीठ पर जो मालिश करने के लिए जो उपयुक्त तकनीक अपनाई जाती है, ठीक है, तो उसको एफ ल्यूरेज पढ़ा जाता है। ठीक है, एफ, आप अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं इस तरह, एफ ल्यूरेज। ओके, ऐसे एफ ल्यूरेज। ओके, लेकिन आप इंग्लिश की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस पोजीशन पे कोई भी बंदा हो या बंदी होता है, उसे क्या होता है, एक बेड होता है या कोई भी ऐसा स्ट्रेचर होता है जिसपे उसे लेटा दिया जाता है, मुंह के बल औंधा लेटा दिया जाता है। ठीक है, और उसके जो बॉडी के पार्ट होते हैं बैक साइड पे या और जहाँ भी मालिश करना होता है वहाँ पर उसका मसाज या मालिश किया जाता है। अब यहाँ पर देख लें, एक दो बातें मेंशन है आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी इसी से रिलेटेड। द मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ द बॉडी फॉर द एफ्लुरेंस ऑफ द आर्म। देखो कहाँ का मसाजिंग किया जाता है, मसाज किया जाता है। आर्म में किया जाता है, बैक में किया जाता है, थाई में किया जाता है, काफ। काफ किसे कहते हैं? ये जो नीचे वाला पैर होता है, यहाँ पर केवल आप पैर पे फोकस करें, ये नीचे वाला मान लो कि पैर है। ठीक है, तो इसका ये मान लो कि नी है आपका, ये नी है, ऊपर वाला थाई वाला पार्ट है। तो ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, इसको इसको काफ कहा जाता है। क्या? इसे भी काफ कहा जाता है। इस काफ का मतलब बछड़ा भी होता है, लेकिन ये बॉडी के पार्ट से रिलेटेड है तो इसको ये वाला बैक साइड वाले को कॉफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेन एरिया होते हैं एफ्लोरेज के। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या है, मैसेजिंग किया जाता है। ओके, एक प्रकार की टेक्निक होती है। ओके, एफ्लोरेज हेल्प द रिलैक्सेशन, रिड्यूस द स्ट्रेस। ये हमें रिलैक्सेशन देता है, शांत करता है, रिड्यूस द स्ट्रेस की जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्पफुल होता है। पोस्ट इंजरी और पोस्ट सर्जरी में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, इस प्रकार की मसाजें। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, एफ ल्योरेज टेक्निक का उपयोग किया जाता है जैसा कि क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया, पीठ पर मालिश के दौरान एक मरीज का परीक्षण किस हेतु किया जाता है? व्हाट इज अ पेशेंट टेस्ट फॉर ड्यूरिंग अ मसाज ऑन द बैक। किस लिए किया? जो मसाज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? जैसे कि एफ्लोरेज टेक्निक के माध्यम से किया जाता था, पीठ पर जो मालिश की जाती है जनरली जो अपनाई जाने वाली टेक्निक है, तो किस लिए की जाती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन सभी के लिए की जाती है, लालपन हटाने के लिए, रेडनेस हटाने के लिए, सूजन हटाने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, या यहाँ पर लिखा है स्किन डिस्कलरेशन, त्वचा उतारने के लिए। मतलब इसमें काफ़ी अच्छे तरह से मालिश किया जाता है। ये जो फेस होता है
ये नीचे की ओर कर दिया जाता है। कोई भी बंदा क्या होता है, इस तरह इसमें लेट जाता है, ठीक है, ये लेट गया, इसका जो फेस है वो नीचे की ओर रहता है, ठीक। और और कोई भी नर्स होती है, जो भी होते हैं करने वाले मसाज, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर खड़े होके मसाजिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मसाजिंग करेंगे या काफ पे मसाजिंग करेंगे, यहाँ थाई पर मसाज करते हैं, ठीक है। गर्ल्स बॉय कोई भी हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है, 5 चाय की चम्मच की मापन ml में कितना होगा, व्हाट इज द मेजर इन ml ऑफ द 5 टी स्पून। यहाँ पर पूछा गया है कि जो टी स्पून होते हैं, ठीक है, टी स्पून चाय वाले चम्मच, उनको अगर मापा जाए तो ml में कितने पहुँचेंगे। ये हमने कई बार बताया भी है आपको, अगर 1 ml याद होगा तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन डी 25 ml, 25 ml इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जैसे कि 1 टीस्पून जो होता है ना, 1 टीस्पून, ये 5 ml के बराबर होता है। कितने ml के बराबर होता है? 5 ml के बराबर होता है टीस्पून, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो टेबल स्पून होता है वो कितने ml के बराबर होता है। कौन सा स्पून? टेबल स्पून। कई बार हमने बताया भी और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान CHO में। ओके, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया था 5 टीस्पून जो होते हैं वो कितने ml के बराबर होंगे? 25 ml के, ठीक है। क्योंकि एक जो टीस्पून होता है वो 5 ml के बराबर होगा, तो 5 × 5 तो कितना हो जाएगा? 25, 25। ओके, 5×5 = 25। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख लें, ये लिखा हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एक टेबल स्पून में कितने ml होते हैं। ये जो टी स्पून है और टेबल स्पून, इनको लेके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 5। कौन सी परीक्षण विधि का उपयोग करके निमोनिया का पता लगाया जा सकता है? विच टेस्ट मेथड कैन निमोनिया बी डिटेक्टेड? क्या है इसका राइट आंसर? ओके, बताएं अपना आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? ऑप्शन सी, एक्सरे। कौन सी परीक्षण विधि का प्रयोग करके निमोनिया को डिटेक्ट किया जाता है? ऑप्शन सी, एक्सरे। चेस्ट एक्सरे किया जाता है। क्या? चेस्ट एक्सरे। यहाँ पर देख लें आप, चेस्ट एक्सरे इज ऑफन यूज टू डायग्नोज दी निमोनिया। चेस्ट एक्सरे किया जाता है, छाती का एक्सरे किया जाता है, या सीने का एक्सप्रेस किया जाता है, या ब्रेस्ट का एक्सप्रेस किया जाता है। अपने हिसाब से समझ लेना आप जो भी हों जेंडर में। ओके, तो यहाँ पर चेस्ट एक्सरे किया जाता है निमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 6। पढ़ें फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें और ज़रूर बताया करें अपने आंसर। अस्पतालों के OPD विभाग में किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? व्हाट काइंड ऑफ सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द OPD डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल? क्या है इसका राइट आंसर? पढ़ें ऑप्शन आप अच्छे से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी। OPD विभाग के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सर्विसेज, फिजियोथेरेपी, हेल्थ एजुकेशन, कंसल्टिंग एडवाइस, ये सभी की जाती है। ऑप्शन डी इसलिए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7। 7 पे दिया गया, यदि किसी दवा को बिना पानी के देना हो तो कैसे दर्शाएंगे? इफ़ आ मेडिसन इज टू बी गिवन विदाउट वाटर, हाउ विल इट बी शोन? इसे कैसे दिखाएंगे या कैसे बताएंगे? इसका जो एब्रीविएशन है वो क्या है, यहाँ पर ये बताया, पूछा गया है। ओके, एक बिना दवा के मतलब एक बिना पानी के दवा खाना, उसके लिए जो एब्रीविएशन है डॉक्टर अपने पर्चे पे प्रेस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एस एक्वा करते हैं। क्या? एस एक्वा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एस एक्वा। यहाँ पर एक्वा का मतलब पानी होता है, जब एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है बिना पानी के दवा देना है। ओके, यहाँ पर देख लें, एस एक्वा। एक्वा मतलब होता है पानी। इंग्लिश में याद रखेंगे जो भी हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि आप हिंदी में से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसे इंग्लिश में ही याद रखें। जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरत है हिंदी की, वहाँ पर हम बेहतर आपको बता देते हैं कि कहाँ पर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8। एंटीवेनम की प्रथम डोज किस माध्यम द्वारा दी जानी चाहिए? बाय विच मीडियम शुड द एंटीवेनम बी गिवन फर्स्ट डोज? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? IV रूट के माध्यम से। कौन से रूट के माध्यम से एंटीवेनम की जो फर्स्ट डोज दी जाती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, IV रूट के माध्यम से दी जाती है। ओके, यहाँ पर देख ले, IV रूट का मतलब क्या होता है। ये लिखा है इंट्रावेनस, मतलब इंट्रावेनस दी जाती है जो भी एंटीवेनम दिया जाता है। वेनम मतलब होता है जहर, एंटीवेनम मतलब होता है उस जहर को मारने के लिए जो दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है, वो किस रूट के माध्यम से दिया जाता है? इंट्रावेनस माध्यम से दिया जाता है। इंट्रावेनस को शॉर्टकट में IV कहा जाता है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 9। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9। ऑयल ड्रग्स सामान्यतः किस निडल द्वारा देते हैं?
बाय विच नीडल डू ऑयल ड्रग नॉर्मली गिव? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 से 20 गेज। गेज अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह। ठीक है, गा में एक ही मात्रा और जा। ओके, गेज ये और शुद्ध हो गया। अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा देंगे, गेज पढ़ा जाता है इसे। ठीक है, 18 से 20 गेज। ऑयल जो ड्रग्स होती है एक प्रकार की, मान लो कोई भी ड्रग्स होगी जिसमें ऑयल हो। ठीक है, ऑयल टाइप की कई ड्रग्स आती हैं, आपको पता होगा। बाय द वे आपने मेडिसिन दी होगी कभी, तो ऑयल ड्रग्स जो होती है उसमें जो निडल्स यूज की जाती है ना, समानता वो 18 से 20 गेज वाली यूज की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 10 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है, लेग ड्रेसिंग हेतु प्रयुक्त बैंडेज की चौड़ाई क्या होती है? व्हाट इज द इट्स विथ ऑफ द बैंडेज यूज्ड फॉर द लेग ड्रेसिंग? लेग मतलब पैर की ड्रेसिंग के लिए। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, इसके हिसाब से जो आंसर सही है ऑप्शन बी है। क्या 3.3 से 3.5 इंच। इसका मतलब होता है 3 से 3.5 इंच के बीच में। ठीक है, ये इंच लिखा है, इसे अगर एमएम में चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है 3 से 3-3 ना पढ़ना इसे। ठीक है, जो पता चला कि 3-3.5 पढ़ रहा है। ठीक है, इसे ये जो हाइफन लगा होता है बीच में डैश, इसे 2 पढ़ा जाता है। क्या 3 to 3.5। ठीक है, ये पढ़ा जाता है इसे। देख ले यहाँ पर एमएम में भी दिया गया, अच्छे से समझाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके लिए यहाँ पर वर्ड्स मेंशन है। ओके, ये पॉइंट ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ये लिखा है लोअर आर्म। जब भी आपसे कभी मेंशन किया जाए एग्जाम्स में कि लोअर आर्म, लोअर आर्म का मतलब जानते हैं हाथ का निचला वाला पार्ट। ठीक है, निचला वाला हिस्सा। एल्बो कोहनी वाला, ये जैसे कि एल्बो हैंड और फुट पैर के लिए। इसके लिए जो बैंडेज की जो चौड़ाई होगी वो 75 mm होगी। कितनी? 75 mm। जो भी मैंने हिंदी बोली आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें इसे। ठीक है, आप इसी को लिख लेना। देखो, लोअर आर्म मतलब होता है नीचे हाथ का निचला वाला पार्ट। एल्बो हैंड मतलब होता है कोहनी वाला पार्ट। ठीक है, फुट मतलब होता है पैर। ठीक है, इसके लिए जो बैंडेज की जो मैं बोल रहा हूँ इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बैंडेज जो रोलर बैंडर होता है, बैंडेज होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 75 mm होती है, मतलब मिलीमीटर होती है। ठीक, फिर नीचे मेंशन है अपर आर्म। अपर आर्म का मतलब होता है हाथ का ऊपरी वाला हिस्सा, कंधे की तरफ का। ठीक है, तो कंधे की तरफ वाला हिस्सा अपर आर्म। और ये लिखा है नी, घुटना। ठीक है, घुटना और लोअर लेग। इसके लिए जो बैंडेज की चौड़ाई होगी वो 100 mm होगी। कितनी? 100 mm। अगर आप 100 mm को चेंज करेंगे ना इंच में, तो लगभग लगभग 3.5 के आसपास आ जाएगा। कितना? 3.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जैसा कि एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए लार्ज लेग या लेग का बड़ा वाला पार्ट कवर करना है, ट्रंक पार्ट कवर करना है, कमर का बड़ा सा ट्रंक पार्ट, या जैसे कि पूरी लेग साइज का जो ज़रा लार्ज पार्ट को कवर करना है, उसके लिए जो बैंडेज की चौड़ाई होगी वो 150 mm होगी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, उसमें पूछा गया था पैर, हाथ पैर के लिए पूछा गया था। किसके लिए? हाथ पैर के लिए पूछा गया था। तो अगर आपसे एमएम में पूछा जाएगा तो आप ऐसे बताएंगे 75 से 100 mm के बीच में। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें, अगर हमारी बात को विश्वास नहीं हो रहा है कि कन्वर्ट कैसे करें, तो आप क्या करना, ये जो लिखा है ना 75 और 100, तो 75 और 100 को करेंगे ना तो ये 3 और 3.5 के बीच में आएगा। मतलब या 3 के थोड़ा एबव जाएगा। ठीक है, इसी के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हाथ पैर मेंशन था, तो इसमें देखो ऊपर वाले पॉइंट में हाथ है, नीचे वाले में पैर भी मेंशन कर दिया गया, लोअर लेग, ऊपर वाले में अपर आर्म में मेंशन किया गया। लेकिन जब कंडीशन एग्जाम्स में ऐसी हो जैसे कि हमने ली है, ठीक है, खुला खुला आपसे पूछा जाए ओके, कि लोअर आर्म या एल्बो हैंड या फुट के लिए तो कितना होगा 75 mm ये बैंड की चौड़ाई होगी। अपर आर्म नी लोअर लेग के लिए कितना होगा 100 mm की चौड़ाई होगी। लोअर लेग का मतलब होता है निचला वाला पैर का, फुट का निचला वाला हिस्सा। ठीक है, लार्ज लेग मतलब होता है थाई से बड़ा वाला पार्ट या ट्रंक पार्ट। ओके, ट्रंक जैसे कि आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं फिर समझ ले थोड़ा सा। जैसे कि ये मान लो कोई पेड़ है, क्या है, ट्री। ट्री तो यार हमारा सुंदर बन गया आज। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये ट्री है, ट्री के इस पार्ट को ट्रंक कहा जाता है, इस पार्ट को। ठीक है, ये एबव द ग्राउंड पार्ट इज कॉल्ड दी ट्रंक। ओके, इस पार्ट को क्या कहते हैं? ट्रंक के कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो ऐसे ही अपने बॉडी के पार्ट में समझ लेना आपको ट्रंक कहाँ पर होगा। ओके, या पैर में। ओके, ये लार्ज पार्ट होता है जिसमें क्या बॉडी का तनी रहती है। ठीक है, या सदी रहती है। ओके, जैसा कि पॉइंट मेंशन है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर पढ़े फिर अपने आंसर बताएं। यहाँ पर मेंशन है हाथ पैर के कौन से भाग में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं? विच पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज डू नॉट इंजेक्ट? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर?
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी, मीडियल पार्ट में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। मीडियल पार्ट में, बॉडी के मीडियल पार्ट में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। आप समझे मीडियल पार्ट क्या होता है? मीडियल पार्ट अब भाई दिखा देते हैं आज हम आपको, अपना इमेज बन जाए बस, समझ लो सारा काम हो गया। देखो किसी की शक्ल मैच कर रही इससे। देखना ये, ठीक है, ये पार्ट ये मीडियल पार्ट कहलाता है, ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ इंजेक्शन नहीं लगाए जाते। समझ गए होंगे ना अब तो मतलब इसका। ये जैसा क्वेश्चन दिया गया था, अगर टर्म्स में बात की जाए लैंग्वेज में तो आप मीडियल बताएंगे। बाकी जैसा कि मैंने दिखा दिया है ना बना के, जैसा पेड़ जैसा बॉडी जो बना है यहाँ पर, समझे आप, इसे मीडियल पार्ट बोला जाता है। ये कोई भी बॉडी होगी, ठीक है, ये खोपड़ी होगी, ये चेहरा होगा यहाँ पर। इस हिसाब देखो कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है यहाँ पर। ये मान लो हाथ पैर हैं ये, ठीक है, ये हाथ हैं आपके, ठीक है। तो इसका बॉडी का ये बीच वाले पार्ट को मीडियल पार्ट कहा जाता है। यहाँ इंजेक्शन नहीं इंजेक्ट किए जाते। ओके, तो समझ गए होंगे ना आप। केवल आप हमारी भावनाओं को समझे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया, आपको समझाने का प्रयास किया। ज़्यादा आप हमारी इमेज पे थोड़ा ना गौर किया करें, ठीक है। वहाँ आपके समझाने के लिए बना देता हूँ मैं, काम चलाओ। ओके, यहाँ पर देखिए मिडिल टूवर्ड्स द मिड लाइन या मिडल ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का मिडल वाला पार्ट ही क्या कहलाएगा? मीडियल कहलाएगा। ओके, यहाँ पर इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं किया जाते। क्वेश्चन नंबर आप पढ़े 12 नंबर, एनएस से लेकर रेक्टम तक की जांच करना क्या कहलाता है? व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिन, ठीक है, फ्रॉम एनएस टू द रेक्टम इज कॉल्ड। यह क्या कहलाता है बताना है आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और ये लिखा है प्रोक्टोस्कोपी कहलाता है। क्या? प्रोक्टोस्कोपी एक प्रकार का प्रोक्टोस्कोपी डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, एक लाइट सी लगी होती है जिसमें क्या है, एनस और रेक्टम का एग्जामिनेशन किया जाता है, जांच की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये लिखा है प्रोक्टोस्कोपी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। यहाँ पर देख लें, एक वर्ड और भी मेंशन है, ये एनास्कोपी भी कहा जाता है, ठीक है। एनास्कोपी एक प्रकार का डिवाइस होता है जो एनएस और रेक्टम के एग्जामिनेशन या जांच के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, या किया जाता है ऐसा। एनास्कोपी और ये लिखा है प्रोटोस्कोपी, या आप इस तरह समझ सकते हैं एक दूसरे के सैनोनिम्स हैं। ओके, दोनों में से कोई एग्जाम्स में आपको मिल सकता है, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं लगभग लगभग। ये लिखा है आ प्रोटोस्कोपी इज अ प्रोसीजर टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द रेक्टम, मतलब रेक्टम के अंदर वाले पार्ट को और एनएस के अंदर वाले पार्ट को मतलब चेक किया जाता है, ठीक है, एग्जामिन किया जाता है। ये एक प्रकार का हेलो ट्यूब होता है, मतलब एक मतलब ऐसे नली टाइप की होती है, हल्की सी मतलब पतली सी नली टाइप की होती है, हॉलो ट्यूब होता है। इट हैज़ टाइनी लाइट एट द एंड, और इसके लास्ट में एक प्रकार की पाइप जैसा होता है, जैसा इंडोस्कोपी आपने देखा होगा ना, इंडोस्कोपी में किया जाता है तो इस पर एक लाइट टाइप का होता है। यहाँ पर एक हॉलो, हॉलो मतलब होता है एक ट्यूब नुमा होता है, एक नलकी नुमा होता है, नली नुमा, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या होता है, एक लाइट लगी होती है छोटी सी, स्मॉल, ये टाइनी, उसके लिए टाइनी का मतलब होता है बहुत से बहुत छोटी लाइट लगी होती है, ठीक है। तो इससे किया जाता है रेक्टम और एनस का एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर आप 13 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, विडाल टेस्ट किस बीमारी के परीक्षण में उपयोगी है? इन्वेस डिसीज टेस्ट इज द विडाल टेस्ट। यहाँ पर डब्लू लिख लेना विडाल के लिए, ठीक है, डब्लू स्पेलिंग होती है डब्लू। विडाल टेस्ट यूजफुल, इसका जो राइट आंसर होगा क्या है? विडाल टेस्ट से टाइफाइड की जांच की जाती है। किसकी? टाइफाइड की। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखना है, ये रिविजन्स के लिए होते हैं आपके, ताकि आपको रिवाइज भी बने रहें और कुछ एडिशनल जानकारी होती है जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पर देखें, डायग्नोसिस ऑफ द एंटेरिक फीवर, ये लिखा है एंटेरिक फीवर को टाइफाइड फीवर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाए कि जैसे कि बिडाल की स्पेलिंग होती है WIDAL, ठीक है, ये होती है। बिडाल टेस्ट से निम्न में से किसकी जांच की जाती है? वहाँ पर टाइफाइड न मेंशन हो तो हो सकता है इंटेरिक फीवर लिखा हो। क्या? इंटेरिक फीवर। तो आप आंख खोल के, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के इंटेरिक फीवर आंसर मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, सैनोनिम्स हैं। इसी को जो टाइफाइड होता है इसी को एंटेरिक फीवर के नाम से जाना जाता है। ओके, आप इसको बराबर में लिख लें कि एंटेरिक फीवर इजकल टू टाइफाइड। ओके, तो इसके लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है इन दोनों के लिए। दोनों का मतलब कोई अलग अलग बात नहीं है, ये एक ही बंदा है, इसके नाम ही अलग अलग है। जैसे कि किसी का नाम मान लो कि कुछ भी हो, जैसे कि मान लो एक का नाम, बंदे का नाम शुभम है, घर का नाम मान लो कि और भी रख दिया जाए, कोई भी नाम रख दिया जाता है, समझे, गोलू, पप्पू या और भी कोई। तो इस हिसाब से आपको समझ लेना है कि ये टाइफाइड है। ये इसका मान मान लो कि इसका जो ज़्यादा जो नाम प्रचलित है वो टाइफाइड है, लेकिन जैसे पप्पू, गोलू, गुड्डू रख दिया जाता है वो एंटेरिक फीवर है, ठीक है। आपको ऐसे समझ लेना चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, WIDAL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर 14, ये पूछा गया क्वेश्चन है,
बहुत सावधानी के साथ इसका उत्तर दें आप। नर्सिंग केयर प्लान का अंतिम चरण कौन सा होता है? व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान? क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? ऑप्शन सी, इवोल्यूशन। ये अंतिम चरण होता है। नर्सिंग केयर का ये अंतिम चरण होता है, मतलब सारे काम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, आउटकम सब कुछ करने के बाद इवोल्यूशन किया जाता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है हिंदी में मूल्यांकन। क्या? मूल्यांकन कहा जाता है इसी को, इवोल्यूशन। तो ध्यान रखना है आपको, नर्सिंग केयर का जो अंतिम चरण होता है वो इवोल्यूशन होता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे पांचवा वाइटल साइन माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीडर एज द फाइव या फिफ्थ वाइटल साइन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये पांचवा वाइटल साइन माना जाता है, ठीक है, वाइटल साइन, ये फिफ्थ नंबर का वाइटल साइन माना जाता है। स्पेलिंग यहाँ पर मेंशन है, इसे आप देख लें जो भी ब्रैकेट में मेंशन है, अगर हिंदी में समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देख ले वो सभी वाइटल साइन क्या क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। ये टेम्परेचर पहले नंबर पे, फिर ब्लड प्रेशर कहीं कहीं माना जाता है, कहीं कहीं नहीं माना जाता, लेकिन मोस्टली ये मेन है। मेन ये यहाँ पर लिखा है 5 मेन वाइटल साइन, ठीक है। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, पेन। पेन देखिए 5वें नंबर पे हमने मेंशन किया है, जैसा कि ऑप्शन में था 5वें नंबर का, ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने इसे डिजाइन किया है। तो टेम्परेचर मतलब हिंदी में लिखेंगे तो अगर आप तापमान लिखेंगे, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर को लिखेंगे तो रक्तचाप हिंदी में लिखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को लिखेंगे तो श्वसन लिखेंगे। क्या? श्वसन, ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे श्वसन, और इसको लिखेंगे हृदय की धड़कन या हृदय दर। क्या लिखेंगे? हृदय दर। ये 4 नंबर पे आप हृदय दर लिख लेंगे। ओके, तो लिख लेना, और पेन को लास्ट में हिंदी में दर्द लिख लेंगे। अगर लिखना चाहें हिंदी में, जैसा कि मैंने बोला, आप लिख सकते हैं। अगर एक बात नहीं समझ में आई तो वीडियो को पॉज करना, दोबारा देखने से। ओके, ये पांचों वाइटल साइन होते हैं जो काफ़ी मेन होते हैं। कई लोग और भी ज़्यादा बताते हैं, लेकिन ये मेन होते हैं पांचों, ठीक है, ये मेन होते हैं, ठीक है। तो आपको इन्हें बारी बारी से इस तरह याद कर लेना चाहिए। ओके, इस पर मैं बता दूं इसमें क्या होता है। जैसे कि ये टेम्परेचर होता है, इसमें बॉडी जितना टेम्परेचर होता है, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं माना जाता है 36, मतलब 36.9 से 37 के बीच का, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये इतने टेम्परेचर होता है। फिर इसमें ब्लड प्रेशर, बीपी कितना होता है, तो ये नॉर्मल वाला जितना भी रेंज होती है वाइटल साइन की, वो सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं यहाँ पर। ओके, यही मेन होते हैं 5 वाइटल साइन, 5 मेन होते हैं, बाकी और भी हो सकते हैं, ठीक है, होते भी हैं। ओके, 5 मेन है, इन्हें भी समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 16 पे पूछा गया, रेबीज का कारक जीव क्या है? व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द रेबीज? क्या है इसका राइट आंसर? अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या? लाइसा वायरस। कई बार बताया भी हमने, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन एग्जाम्स में, लाइसा वायरस, ठीक है। लाइसा वायरस ये क्या है? रेबीज का कारक जीव है, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। पिछली वीडियो का क्वेश्चन है लाइसा वायरस। अगर बाय द वे इसमें मेंशन कर दिया जाए कौन सा टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, इस तरह, तो आप बताएंगे ये टाइप 1 रेबीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, लाइसा वायरस टाइप 1 होता है। क्या? 1 लिख लेना आप यहाँ इसके आगे। यहाँ पर जैसा मेंशन किया है, कई एग्जाम्स में ऐसा ही पूछा गया। अगर ज़्यादा अंदर की बात पूछेगा तो कौन सा टाइप्स है, टाइप्स 1 है, टाइप 2, तो टाइप 1 है, ठीक है, 1। तो ध्यान रखना है, रेबीज का जो कारक जीव है लाइसा वायरस टाइप 1, आप यहाँ पर ये चीज़ लिख लेना, टाइप 1। ये एडिशनल जानकारी आपके लिए। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर ये आपको बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ें आप सावधानी के साथ। वे मरीज जो बेड से उठ नहीं सकते, नर्स द्वारा कौन सा बेड तैयार किया जाएगा? पेशेंट हु कैनॉट गेट अप फ्रॉम द बेड, विच बेड विल बी प्रिपेयर बाय द नर्स? कौन सा बेड नर्स तैयार करेगी? जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करना। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे विद डिटेल्स के साथ, और टाइप्स ऑफ बेड भी बताएंगे आपको अच्छे से। ओके, तो चैनल पे नए से जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ओके, सभी क्वेश्चन मोस्टली हम पूछे हुए क्वेश्चन, और जैसे इन फ्यूचर एग्जामिनर डिजाइन करता है जिस प्रकार से क्वेश्चन या पूछे जा सकते हैं, वो सभी पॉइंट बताते हैं, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को भी डिजाइन करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर्स।